आज हम केस स्टडी करेंगे बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड की, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम लमसम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टोटल कितना रिटर्न मिलता है, हर साल ये कंपनी हमें कितना रिटर्न देती है। ठीक है जी। और इसमें हमें टोटल गेन कितना मिलेगा, XIRR रिटर्न कितना मिलेगा, डॉलर में कितना रिटर्न मिलेगा, टैक्स हमारा कितना कटेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। हिस्ट्री की हम बात करेंगे, 2010 में अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आज तक हमें कितना गेन मिलता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। शुरू करते हैं जी। तो BWHL बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, इसकी हमने आज केस स्टडी करनी है, जिसमें हमने 2010 में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद हमने ये चेक करना है कि आया इस कंपनी ने हिस्ट्री में हमें कुछ दिया भी है या नहीं, इसमें इन्वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। ठीक है। और इसी तरह सेम शेयर को हम बाकी शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही है। तो 2010 से शुरू करते हैं। तो हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी प्राइस थी 30 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं जी 3333। ठीक है। डेट है जी 2/1/2010 को। तो हमने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। अभी हम देखते हैं कि हर साल ये कंपनी हमें क्या देती है। तो 2010 में ही ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनेगी 4166, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। ठीक है जी। तो 2011 में दोबारा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू 6666 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5000 रुपया। ये ग्रॉस डिविडेंड है, टैक्स की हम बात करेंगे बाद में। 2013 में ये कंपनी हमें फिर दोबारा 1.5 रुपये का डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5000 रुपया। 2014 में ये कंपनी हमें 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7500 रुपया। इसी तरह आगे चलते हैं 2015 में। तो 2015 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। इसी तरह 2016 में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 रुपया। 2017 की बात करें तो इसमें भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया। 2018 में भी ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। 2019 में चलते हैं। तो 2019 में भी ये कंपनी हमें 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6666। ठीक है। तकरीबन हर साल ये कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है। 2020 में चलते हैं। तो 2020 में ये कंपनी हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5000 रुपया। इसी तरह 2021 में 2 डिविडेंड मिलते हैं हमें 4.5 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 14,000 रुपया और 5,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2022 में। तो 2022 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है 1.75 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 4.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5,800 रुपया, 6,600 रुपया। ठीक है जी। और तकरीबन 15,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2023। 2023 में ये कंपनी हमें 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 8,300 रुपये। इसी तरह 2023 में हमें दूसरा डिविडेंड मिलता है, जो कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, और तीसरा डिविडेंड मिलता है हमें 3.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और चौथा हमें मिलता है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। यानी 2023 में हमें 4 डिविडेंड मिलते हैं चारों क्वार्टर्स में। तो इसकी वैल्यू ये एक्चुअली डिविडेंड की जो पेमेंट डेट है वो है, हो सकता है क्वार्टर 22 का हो या 23 का हो या 24 का हो, ये नहीं है। इसमें है डिविडेंड पे कब हुआ। तो आप समझ लें कि 2023 में हमें 4 डिविडेंड जो है बैंक अकाउंट में रिसीव हुए हैं। तो वैल्यू उनकी बन रही है 6,600, 11,000 तकरीबन 6,600 और 8,300, जो कि हमने पूरे साल में डिविडेंड की मद में ले लिया।
2024 की बात करें तो इसमें हमें 3 डिविडेंड मिलते हैं, 5 रुपये का, 3 रुपये का, फिर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10,000, 10,000 और 16,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 25 की बात करें तो 2 डिविडेंड मिलते हैं, 6 रुपये और 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 19,000 और 23,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2026 की बात करें तो इसमें 25 फेब को 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिला है, जिसकी वैल्यू 33,000 रुपया बनता है। तो बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड जो है, इसने आज तक हमें कोई बोनस नहीं दिया, लेकिन हर साल ये कंपनी बाकायदगी से हमें डिविडेंड जो है वो देती रही है। हमने कितना पैसा किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, कि हमें अगर हम इसे आज के दिन सेल कर देते हैं तो हमें क्या बचता है इसमें। तो 2010 में 3333 हमें शेयर मिले हैं, बोनस कोई नहीं मिला, इसलिए हमारे शेयर उतने ही हैं। प्राइस है इसकी 1 मई, यानी 1 मई को आप समझ लें कि एक दिन पहले इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 196 रुपये बनती है। ठीक है, यहाँ आप समझ लें कि 1 मई को ओपनिंग प्राइस इसकी 196 थी, या 30 अप्रैल को इसकी जो प्राइस थी क्लोजिंग वो 196.50 थी। तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है तकरीबन 6,54,000 रुपया। ठीक है जी, तो कॉस्ट हमारी कितनी आई है जी, 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, क्योंकि हमने सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसका कितना आएगा, अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तकरीबन 5,54,000 रुपये का। डिविडेंड की मद में हम आज तक टोटल कितना पैसा रिसीव कर चुके हैं, तो वो 2,84,000 रुपया है। परसेंटेज में बात करें तो 285% बनता है, ये 555% बनता है। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो इसको अगर हम जमा करते हैं तो ये 8,39,000 तकरीबन बनता है, जो कि हमारा टोटल गेन होता है आज तक। यानी हमने 1 लाख रुपया लगाया है और डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला के हमें जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 8,39,000 रुपये का होता है। ठीक है जी, 840% बनता है। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की, यानी XIRR से बोलते हैं, तो ये बनता है 17.80%, जो कि अच्छा है। तो इसी की बेस पे आप सेम जो शेयर है इसको सेम सेक्टर के दूसरे शेयर के साथ, या दूसरे सेक्टर के शेयर्स के साथ, या दूसरी एसेट क्लास के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस की, ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की, क्योंकि टैक्स भी हमने देना है। तो डिविडेंड सपोज हमने ले लिया है 2,84,000 रुपये का, लेकिन हमारा टैक्स जो है हर साल कटेगा, लेकिन कैलकुलेशन की बेस पे मैंने इसे सिर्फ लमसम पे टैक्स का इसका जो है वो आपको शो करवा दिया। ठीक है, तो टोटल आप हर साल जो टैक्स काटेंगे तो टोटल टैक्स जो बनेगा आपका वो तकरीबन 42,745 रुपये का बनेगा 15% के हिसाब से, क्योंकि यूजुअली डिविडेंड पे जो है वो 15% टैक्स जो है वो कटता है। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो तकरीबन 2,42,000 रुपये की बनेगी। तो कैपिटल गेन हमने अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो तकरीबन 5,54,000 रुपये का बनेगा। तो इस पे भी हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स के बाद हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो 4,71,000 रुपये की होगी, यानी 83,000 रुपये का हम तकरीबन टैक्स दे देंगे इस पे। तो टोटल हमारे पास आ गया ग्रॉस में जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया जी 8,39,000 रुपये का, और उस पर हमने 15% टैक्स दे दिए जो कि 1,25,000 रुपया बनता है, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 7,13,000 रुपया। यहाँ मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया, वो बहुत थोड़ी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया, किस साल बाय किया, और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। हो सकता है उस साल FBR की पॉलिसी हो कि टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में या 6 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स भी आपका मिनिमम हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने शेयर को कब बाय किया, उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हमने अज्यूम किया है कि हमने 15% टैक्स देना है, और उसके बाद हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से
क्या रिजल्ट आता है। तो आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 7,13,000 रुपये का आया। ठीक है, इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हमने पास की बात की है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें प्रेजेंट की जो परचेजिंग पावर है उसका पता चल सके। आगे हम बात करेंगे, ये तो बात होगी पीकेआर की। तो अभी हम बात करेंगे, कुछ दोस्त जो हैं वो चाहते होंगे कि डॉलर में इसकी कितनी कॉस्ट बनती है, डॉलर में हमारा कितना रिटर्न इसका बनता है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। शेयर आगे हमारे पास इतने, प्राइस है इसकी पीकेआर में 196, तो डॉलर में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो $2,350 आ रही है। ठीक है, यानी इन दोनों को आप ज़रब दे लें, जो वैल्यू आएगी आज के 1 मई के हिसाब से इसकी वैल्यू $2,350 बन रही है। ठीक है, हमारी कॉस्ट कितनी है, $1,184 की, यानी 2010 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2010 में 1 लाख की जो वैल्यू थी डॉलर में वो 1184 थी, यानी जब हमने शेयर को बाय किया 2/1/2010 को, तो उस वक्त डॉलर जो है वो $1184 बराबर थे 1 लाख रुपए के। आगे हम बात करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो डॉलर में 1166 हमें डॉलर का प्रॉफिट होगा, 98%। आगे हम बात करेंगे डिविडेंड की। तो डॉलर में जो डिविडेंड हमें मिला है आज तक वो $1607 का मिला है, यानी हर साल हमें जो भी डिविडेंड मिलता है पीकेआर में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में, जो भी उस साल डॉलर की वैल्यू होती है। तो उसको अगर हम जमा करेंगे तो वो तकरीबन टोटल हमारे पास डॉलर में $1607 बनेंगे डिविडेंड। तो टोटल गेन हमारे पास होगा जी $2773 का, 234% बनता है। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना 10%। ठीक है जी, इसे हम XIRR भी बोलते हैं या एनुअलाइज IRR। तो ये तो होगी जी केस स्टडी बलूचिस्तान व्हील लिमिटेड की। इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि हमें पता चल सके कि अगर हमने पास में इस कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज के दिन हमें कितना प्रॉफिट मिलता। ठीक है, और इसी को अगर हम सपोज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फ्यूचर में, यानी आज अगर हम 1 मई 2026 को इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि अगले जो 15 साल हैं 20 साल है ये कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती है, इसकी प्राइस जो है वो ऐसे ही गेन करती है और ये हर साल कंपनी हमें इतना ही मिलता जुलता पे आउट देती है, तो हमारा जो रिटर्न होगा अगले आने वाले 15-20 सालों में वो इससे मिलता जुलता ही होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर प्राइस गेन ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, डिविडेंड ज़्यादा ये कंपनी देगी तो डिविडेंड हमारा ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम देगी तो कम होगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है इसकी 15 साल की। ठीक है, 15-16 साल की, ये देखें 2010 से लेकर 2026 तक ये तकरीबन 16 साल बनते हैं। ठीक है जी, 15-16 साल। तो इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट कर लें तो फ्यूचर में भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही हमें मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो और कंपनी की पे आउट जो हिस्ट्री है वो सेम ही रिपीट हो, तो ये इससे मिलता जुलता रिटर्न ही हमें मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें 2010 से लेके अभी 15-16 सालों में अप एंड डाउन कंपनी में आते रहते हैं, तो सबको मिला के अगर हम देखें तो कंपनी के इससे मिलता जुलता रिटर्न ही हमें मिलेगा। तो ये पीकेआर में रिटर्न हो गया, ये डॉलर में रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है टैक्स की। ठीक है जी, तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, किसी भी कंपनी की केस स्टडी आप चाहते हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।